नमस्कार दोस्तों, जी मंच पर आपका स्वागत है। हमने बात की थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से, जो पीसीसी अध्यक्ष भी हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर कमलनाथ जी पीसीसी अध्यक्ष हैं तो भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा जी। और विष्णुदत्त शर्मा जी अभी मेरे साथ हैं, बड़ी बैठकों से आ रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं विष्णुदत्त जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं आपसे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए। शुभकामनाएं मैंने कमलनाथ जी को भी दी है। और मैं आपको से ये जानना चाहता हूं, 2018 जब आप हारे और 2023 अंतर क्या है? दीपक जी, 2018 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी एक टेक्निकली सीटों में हार गई थी, लेकिन जनमत भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दिया था। कांग्रेस से 1,10,000 वोट बीजेपी को ज्यादा मिला था, तो जनमत तो बीजेपी के साथ था। लेकिन कुछ बातों के कारण से भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटें जो कम मिली टेक्निकली, लेकिन उसके बाद 2018 का चुनाव और 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चाहे जीत हो या हार हो, उसके दीपक जी आप तो हमेशा जानते हैं, हम हमेशा समीक्षा भी करते हैं। हम करेक्टिव मेजर्स वाले लोग हैं, इसलिए उन सारी बातों को ध्यान में रखकर क्या कारण रहे, आज उन सारी चीज़ों का समाधान करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के अंदर संगठन तंत्र की मजबूती के साथ और जो विकास मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान गरीब कल्याण की योजनाओं से केंद्र राज्य की सरकारों ने लिया, इसको जमीन तक उतारने में भारतीय जनता पार्टी का संगठन का मजबूत तंत्र बहुत व्यापक तौर पर सफल हुआ। और इस बार के चुनाव में यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। ठीक है, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, यह सच नहीं है कि आपने 15 महीने की कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी? आप उनके विधायकों को तोड़ कर ले गए थे और आपने एक चुनी हुई सरकार, भाई बहुमत तो उनके पास था ना जब उन्होंने सरकार बनाई थी, उसको तोड़ा। ये आप पर आरोप है और गंभीर आरोप है कि आपने जनमत के साथ खिलवाड़ किया। दीपक जी, आप तो इस मध्य प्रदेश को बड़ी गहराई से जानते हैं। कोई किसी की सरकार गिरा सकता है क्या? नहीं गिरा सकता। 15 महीने के अंदर इस मध्य प्रदेश के अंदर श्रीमान कमलनाथ जी, उन्होंने जो किया, और कांग्रेस के शासनकाल के उस समय के उनके कैबिनेट के मंत्री उमंग सिंगारे कहते थे, ये सरकार कमलनाथ जी नहीं, पर्दे के पीछे से मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह चलाते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। गोविंद सिंह आज के नेता प्रतिपक्ष, उस समय के कांग्रेस के कैबिनेट के मंत्री थे, वो ये कहते थे कि इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है इस सरकार में कि पैसा ऊपर तक जाता है, एक टीआई रेट तय करता है। ये गोविंद सिंह का ऑन रिकॉर्ड वर्जन है। और जो वादे इन्होंने किए थे, सिंधिया जी ने क्या कहा था? सिंधिया जी ने यही कहा था कि हमने जो वादे किए, किसानों के कर्ज माफी, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता, एक भी वादा हम अगर जनता का पूरा नहीं करेंगे तो जनता हमें सड़कों पर लाएगी। तब कमलनाथ जी ने कहा था कि आप सड़कों पर आ जाइए। वो सड़कों पर गए तो उनके अंतर्द्वंद के कारण से सरकार गिरी। सरकार किसी ने गिराई नहीं, कोई गिरा सकता है। तो वो खरीद फरोख्त किया आपने विधायकों का, वो आरोप वो लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप फेलुअर हो गए, आपका एक समूह पूरा का पूरा जो आपसे असंतुष्ट होकर के उनके हितों की रक्षा आप नहीं कर पाए, मध्य प्रदेश के लिए आपने जो वादे किए थे, एक वादा आप पूरा नहीं कर पाए, उसके कारण से आपको सरकार से जाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 15 साल की सरकार में गरीब कल्याण की योजनाएं शुरू की थी, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं, जो आपकी 15 महीने की सरकार में 2 लाख प्रधानमंत्री आवास आपने वापस कर दिए। आपने 248 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन का घर घर में नल पहुंचाने के लिए पानी नल से पहुंचाने की योजना को आपने लैप्स कर दिया, पैसा वापस चला गया, उपयोग नहीं किया। गरीबों के हक और अधिकार को आपने 15 महीने में जो छीना, वो मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। तो इसलिए कमलनाथ जी को अपनी सरकार से जाना पड़ा। ये लोगों को चलो चलो करते रहे, लोगों ने इनको चले चले कर दिया। बताइए, सिंधिया जी को आपने नहीं तोड़ा, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, कांग्रेस से बीजेपी में लाए, विधायकों को बेंगलुरु ले गए, ये तो सब दिख रहा था ना टीवी पे। दीपक जी, एक चीज मैं कहता हूं कि जब ये परिस्थिति मध्य प्रदेश के अंदर बनी,
एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को मैंने कहा कि 2018 में जनमत हमें मिला था, वोट बीजेपी को ज्यादा मिला था, तो हम एक नैतिकता के आधार पर हमारी जिम्मेदारी थी, जब सरकार गिर रही थी और कांग्रेस आपस में विघटित हो गई थी, चाहे सिंधिया जी आए या उनके समर्थक लोग थे, तब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जिम्मेदारी थी, जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते से, कि हम सरकार बनाएं, और मध्य प्रदेश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। और आज मैं विश्वास के साथ कहता हूं, उसके बाद बनी हुई सरकार, आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, आज ये मध्य प्रदेश पुनः जो 15 साल की सरकार थी और आज फिर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो बीमारू राज्य से विकसित राज्य बना। आज हम उस दिशा में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हैं। आप शिवराज जी का नाम ले रहे हैं, आपने तो कौन सी लिस्ट में उनको टिकट दिया, तीसरी में या चौथी में? लिस्ट में तो कौन कब जारी होगा, कौन सी लिस्टें जारी होंगी, वरिष्ठ नेताओं के नाम तीसरी लिस्ट में आए, तो ये तो संगठन का अपना निर्णय है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि पहली लिस्ट में। शिवराज जी को आपने टिकट के लिए तरसा दिया वीडी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दीपक जी अपने संगठन के चुनाव की रणनीति के साथ, हमें क्या रणनीतिक तैयारी करनी है, उस रणनीतिक तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरा है। तो उसमें कोई इन सारी बातों का मुझे लगता है कि किसको टिकट कब मिली, इसका ये आशय मुझे लगता है कि नहीं लगाया जा सकता। लगता है सर, हमारा तो काम है आशय लगाना भाई। नहीं, हम तो दीपक लगाएंगे जी, आशय कि नहीं, आपने दीपक जी, मुख्यमंत्री जिसका 18 साल का राज्य है, उसको आप कौन सी तीसरी में दिया था, चौथी में दिया था, ये बता दीजिए। नहीं, ये मुझे याद नहीं। मुझे लगता है कि चौथी में दिया था, पांचवी में। शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और एक ऐसा नेतृत्व है जिन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया और लगातार अथक मेहनत परिश्रम करने वाले व्यक्तित्व हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक आइडियल कार्यकर्ता हैं। अरे उनको बोलना पड़ा कि भाई मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, मामा रहे कि नहीं रहे। और क्या बोला उन्होंने कि मैं भूल गया वो लाइन उनकी, तो वो तो कि मामा तो निकल के भी आ जाएगा और आपकी सेवा करेगा। नहीं, वो तो हमेशा, आज से नहीं, जब मुख्यमंत्री आज हैं उससे पहले थे, तब भी कहते थे मैं कार्यकर्ता हूं, संगठन मुझे जो काम देगा वो मैं करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी में कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते से हर कार्यकर्ता, चाहे वो कितनी बड़ी जवाबदारी पर है, पहले वो कार्यकर्ता है, उसके बाद बाकी जिम्मेदारियों पर होता है। तो हमेशा हम सब यही कहते हैं, जो माननीय शिवराज सिंह जी कहते हैं कि संगठन जो तय करता है वो हम सैर स्वीकार करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 3 मंत्री है ना, फग्गन सिंह कुलस्ते जी है ना, और प्रहलाद पटेल जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी, अब ये तीनों जीत गए तो ये केंद्र में मंत्री रहेंगे या विधायक रहेंगे? ये बताइए ना, थोड़ा ज्ञान दीजिए हमको। दीपक जी, ये जिम्मेदारी और इसके लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूं। ये काम, अरे आप प्रदेश के अध्यक्ष, किस कार्यकर्ता को क्या काम मिलना है, क्या जिम्मेदारी किसको तय होगी, ये केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री हैं, माननीय अमित शाह जी हैं, माननीय नड्डा जी, हमारा जो नेतृत्व है, इनके बारे में नीतिगत निर्णय जो भी करना है वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व ही तय करता है। ठीक है, मैं आता हूँ। कमलनाथ जी थे हमारे मंच पे, उन्होंने कहा कि राम मंदिर बीजेपी बना रही है, कहना बिल्कुल गलत है। अगर हमारी सरकार होती, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बन रहा है तो हम भी बनाते। वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी धर्म का या राम मंदिर का काम राजनीतिक प्रचार के लिए कर रही है तो ये बिल्कुल गलत है। न बीजेपी ने कभी ऐसा किया और न बीजेपी कभी ऐसा करती है, लेकिन इतिहास गवाह है इस देश का कि राम मंदिर पर कांग्रेस के नेताओं के वर्षन क्या थे। राम मंदिर पर मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, आपके एडवोकेट कपिल सिब्बल कोर्ट में क्या हलफनामा दे रहे थे राम मंदिर के बारे में? आपके लोग राम मंदिर के बारे में, राम सेतु के बारे में, राम का तो आप स्तुति न कर रहे थे। लेकिन जब आपको लगा इस देश के अंदर कि देश के 140 करोड़ जनता के हृदय में, जनमानस में भगवान राम हैं और राम मंदिर उनके श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, जब देश के 140 करोड़ लोगों के श्रद्धा और आस्था के केंद्र को, उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुशलता के कारण अगर शिलान्यास होता है, और यही कांग्रेस के लोग, यही कमलनाथ जी
ये कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तो प्रधानमंत्री जी ने या हिंदुत्व पर काम करने वाले राम मंदिर के निर्माण में लगे हुए उन लाखों लाख लोगों ने तय कर दिया कि 22 जनवरी 2024 को आइए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी रामलला को विराजमान करने के लिए पहुंचेंगे। तो इसमें पेट में दर्द कांग्रेस को क्यों होता है? राम मंदिर के होर्डिंग अगर भारतीय जनता पार्टी लगाती है तो कांग्रेस को पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? आप भी लगाइए, ये हमने मना नहीं किया। अगर आप कहते हैं कि राम मंदिर तो सबका है, राम मंदिर तो पूरे देश का है, तो राम मंदिर के होर्डिंग लगाने में कांग्रेस को दर्द क्यों है? आप भी लगाइए। अगर आपका प्रेम बाबर से है तो आप बाबरी मस्जिद को, आप कहते हैं कि बाबरी मस्जिद में तो शहादत हुई, तो आप बाबरी मस्जिद के प्रेम को जनता के सामने ले जाइए। हमें दर्द नहीं है, लेकिन हमारे मनोहृदय के अंदर भगवान श्री राम हैं, तो हम तो राम मंदिर के पोस्टर भी लगाएंगे, होर्डिंग भी लगाएंगे। तो ये कांग्रेस को दर्द नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप कमलनाथ जी को कहेंगे, चुनौती देंगे कि राम मंदिर का पोस्टर लगा लें अपने कैबिनेट कहा? में? मैं तो कहा, मैंने कहा ना, मैंने बहुत पहले कहा कि आप लगाइए ना, किसने मना किया आपको? आप भी उपयोग करिए। पर हमारे लिए श्रद्धा आस्था का केंद्र भगवान राम है, जो देश की जनता के जनमानस में है। तो जनमानस की भावनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी भी जनता के प्रति जवाबदेह है। तो जनता चाहती है तो हम भगवान श्री राम के मंदिर के प्रति प्रतिबद्ध हैं। आज से नहीं है, हमारे तो एजेंडे में था। आपने क्यों नहीं लिया एजेंडे में? ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस का। दीपक जी, पहले के इनके इतिहास उठा के देखिए, राम मंदिर को हमने एजेंडे में लिया, आपने क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपको तुष्टीकरण की राजनीति देश के अंदर करनी थी। आप तथाकथित कुछ लोगों को वोट बैंक मान करके देश के अंदर चलते हैं। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस किसी बात की गारंटी है, तो तुष्टीकरण की गारंटी है। आज भी वही कर रहे हैं। आप एक और ये बोलते हैं, दूसरी ओर हनुमान चालीसा करते हैं, लेकिन दूसरी ओर आप राम मंदिर के पोस्टर हटाने के लिए, होर्डिंग हटाने की बात करते हैं। तो ये कांग्रेस का श्रीमान कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, ये तो हमेशा से आक्रमण करती हैं हिंदुत्व पर, सनातन पर, राम मंदिर पर, हिंदू धार्मिक आस्थाओं पर। तो ये इनका दोहरा चरित्र है, जो इस प्रकार की भाषा आज बोलने लगे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से एक बात और आगे आपसे पूछना चाहता हूँ, और मेरा बड़ा सीधा और पॉइंटेड सवाल है। जब आपने 2003 का चुनाव उमा भारती के नेतृत्व में लड़ा, लेकिन बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बना दिया, फिर एकाएक शिवराज चौहान जी आ गए। शिवराज चौहान के बाद शिवराज चौहान जी के नेतृत्व में 2008 का चुनाव लड़ा गया, 2013 का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया, 2018 का भी। तो इस बार 2023 में क्या गड़बड़ थी सर? उनके नाम पे लड़ लेते, दिक्कत क्या थी? कोई गड़बड़ नहीं है दीपक जी। भारतीय जनता पार्टी, आप तो हमेशा से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो कलेक्टिव लीडरशिप पर काम करता है। और हम आज से नहीं, हमेशा से सामूहिक नेतृत्व पर ही काम करते आए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व आज कलेक्टिव लीडरशिप पर काम कर रहा है, और टीम स्पिरिट के साथ हम एक बड़ी ताकत के साथ, हमारी जो टीम है उस टीम स्पिरिट के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने आज कमलनाथ जी से पूछा कि किसको चुनेगी मध्य प्रदेश की जनता, कमल या कमलनाथ? मध्य प्रदेश की जनता विकास और गरीब कल्याण को चुनेगी। और विकास मध्य प्रदेश का, दीपक जी, किसी भी कोने में, झाबुआ से लेकर के सिंगरौली, चंबल से लेकर के बैतूल तक, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, गांव गांव के अंदर आज विकास किसी ने किया है तो वो 2003 का बीमारू राज्य कांग्रेस का विकसित राज्य बना करके आज मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी कहता है कि विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गरीबों के जीवन को बदलने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में या मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने जो काम किया है, हर गरीब के जीवन में खुशी कैसे आएगी, ये काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो विकास और गरीब कल्याण के साथ अगर जनता किसी को चुनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर इस बार प्रचंड बहुमत की विजय इस मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की होगी। उनका सबसे बड़ा आरोप आप पर भ्रष्टाचार, मतलब इतना भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुआ जो पिछले 15 महीने और जितना आपकी सरकार में था उतना हुआ। दीपक जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन्होंने कहा महाकाल लोग देखिए मूर्तियां गिर गई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, किसी भी सरकार में
अगर कोई गड़बड़ करता है और उस पर एक्शन होकर के वो जेल जाता है, यानी सरकार ऐसे लोगों को ठिकाने लगाने की अपनी ताकत रखती है, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया होगा। लेकिन कमलनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूं, एक आरोप, प्रियंका गांधी जी आई थी, उन्होंने ग्वालियर में कहा कि मेरे पास भ्रष्टाचार की लिस्ट, नंबर ऑफ लिस्ट, पता लगा बोलते बोलते लिस्ट ही गायब हो गई। अभी भी कह रही थी कि मैं भूल गई। कांग्रेस केवल झूठ छल कपट की राजनीति करती। मैं पूछना चाहता हूं, 281 करोड़ रुपए कमलनाथ जी के पीए मिगलानी और कक्कड़ के पास पकड़े गए थे, वो कहां से आए थे? ऑन रिकॉर्ड है, छापे में पकड़े गए और आपके नेता कहते थे पैसा ऊपर तक जाता है, इसका लिंक भी पाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, 7 परियोजनाएं इरिगेशन की मध्य प्रदेश के अंदर बिना काम हुए आपके शासनकाल में 15 महीने में 750 करोड़ रुपए के उन्हें पेमेंट देना, जिसकी कभी कभी वो कहते हैं कि आपकी सरकार 3.5 साल रही, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? जांच जारी है और जो लोग इसके अंतर्गत आरोपी हैं वो बचेंगे नहीं। तो ये कमलनाथ जी की सरकार भ्रष्टाचार का अड्डा बल्लभ भवन को बनाने वाली, और वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये भ्रष्टाचार, आप 50% कमीशन, किसी से फेक पत्र ला करके और फिर उसको जारी कराते हैं। दिग्विजय सिंह से लेकर के कमलनाथ, कौन कौन आपके बड़े नेता ट्वीट करते हैं, बाद में डिलीट करते हैं और भाग जाते हैं मैदान से। ये चक्रव्यूह झूठ का मध्य प्रदेश ने इनको पहचाना है 15 महीने में भी और 2003 से पहले भी। तो दीपक जी, ये तो झूठ का पुलिंदा है। ये तो मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि भ्रष्टाचार किसने किया है और किसने नहीं किया है, विकास किसने किया है, गरीबों के साथ किसकी सरकार खड़ी की, ये तो मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी और वो जानती है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, आप मतलब मैं बहुत सारे प्रदेश अध्यक्षों को जानता हूँ, आप एक प्रदेश अध्यक्ष हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। अभी तक हमने 3 मुख्यमंत्री देखे, तीनों ओबीसी थे और ब्राह्मण एक अच्छा बड़ा वोट बैंक है। तो वीडी शर्मा जी, शिवराज जी तो जा ही रहे हैं, तो वीडी शर्मा जी आ रहे हैं, कोई संभावना है? भारतीय जनता पार्टी में मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, एक सामान्य किसान के बेटे को इतने बड़ी जिम्मेदारी पर एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते से काम दिया, तो मेरा पहला प्रयास दीपक जी यही था कि मध्य प्रदेश के संगठन में जो ठाकरे जी से लेकर के राजमाता जी ने खड़ा किया एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन, इसको कैसे आज के नए परिवेश में खड़ा करते हुए आगे ले जाना, मेरा ये प्रयास है। और मैं उस जिम्मेदारी पर एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते से भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये बड़ा काम मुझे मेरे नेतृत्व ने दिया है। तो मेरी तो इच्छा यही है कि अपने काम को अच्छे से अच्छा कर सकें और किसको क्या काम मिलना है ये ना हम तय करते, ना हम इसके अधिकारी हो सकते। ये तो केंद्रीय नेतृत्व को लगता है कि किसे क्या काम देना है, उस काम को हम सब लोग करने में जुट जाते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, शिवराज जी फिर मुख्यमंत्री हो सकते हैं, हाँ या ना? ये काम हाँ या ना में बता दीजिए। इसका अधिकृत मैं दीपक जी, मैं फिर कहता हूँ, न मैं इसका अधिकारी हूँ न मैं इसके लिए सक्षम हूँ। दे दीजिए सर, आपके इतने साल पुराने ये निर्णय लेने, थोड़ी उम्मीद दे दीजिए उनको, बोला हाँ वो भी हो सकता है, इतना बोल दीजिए। ये निर्णय लेने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का है। चलिए, बहुत दिलचस्प रही शर्मा जी आपसे बातचीत। तो ये थे बहुत बहुत धन्यवाद मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी। लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव की हर अपडेट के लिए आप लगातार देखते रहिए जी न्यूज़।